India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। अगले आधे घंटे हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और तमाम निचली अदालत में सुने गए केसों पर अपडेट देंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। केरल यूनिवर्सिटीज के मामले में सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा आम सहमति नहीं बनने पर कोर्ट करेगा वीसी अपॉइंटमेंट। सुप्रीम कोर्ट से स्वामी श्रद्धानंद को झटका, दया याचिका पर तेजी से निर्णय लेने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार। ब्रह्मा मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा रिलायंस इंडस्ट्रीज को भूमि सौंपने के प्रस्ताव को चुनौती, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर। सुप्रीम कोर्ट ने अरुंधति रॉय को दी राहत, उनकी पुस्तक के कवर पर धूम्रपान करने की तस्वीर को लेकर दायर याचिका को किया खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर केरल सरकार और केरल के गवर्नर दो स्टेट यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स के अपॉइंटमेंट को लेकर आम सहमति नहीं बना पाते हैं तो कोर्ट अपॉइंटमेंट करेगा। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस पीबी वराले की बेंच एपीजे अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंस इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी के वीसीज के अपॉइंटमेंट से जुड़े मामले की सुनवाई कर रही थी। जैसे ही मामला शुरू हुआ, जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि मामले की सुनवाई सोमवार को होगी। जस्टिस पारदीवाला ने कहा, उम्मीद है कि कुछ प्रगति होगी। राज्य की ओर से सीनियर एडवोकेट जयदीप गुप्ता ने कहा कि चांसलर ने अपने लिए गए फैसले को समझाते हुए एफिडेविट फाइल किया। अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी ने कहा कि जस्टिस सुधांशु धूलिया कमेटी ने 2 नामों की सिफारिश की थी और चांसलर ने 2 नाम चुने। अटॉर्नी जनरल ने कहा, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री को इन नामों से कुछ दिक्कत है। गुप्ता ने जवाब दिया, जिस नाम को मुख्यमंत्री ने मंजूर नहीं बताया वही चांसलर को मंजूर है। मुझे लगता है कि ये कोर्ट द्वारा हल किया जाएगा। जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि जस्टिस धूलिया कमेटी ने हर यूनिवर्सिटी के लिए 4 नामों की सिफारिश की थी। जस्टिस पारदीवाला ने यह भी कहा कि मंगलवार तक अगर आप सब इसे सुलझा लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम अपॉइंटमेंट कर देंगे। अटॉर्नी जनरल ने कहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर चांसलर को दोनों लिस्ट में 2 नाम मिलते हैं तो वो सिफारिश करने के लिए सबसे अच्छे कैंडिडेट हैं। जस्टिस पारदीवाला ने कहा, आप सभी को किसी आम सहमति पर पहुंचना होगा। अगर आप किसी आम सहमति पर नहीं पहुंच पाते हैं तो कोर्ट का दखल ही एकमात्र ऑप्शन है। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, हम जितना हो सके इससे बचने की कोशिश करेंगे। बेंच ने मामले को अगले गुरुवार के लिए पोस्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अरुंधति रॉय की पुस्तक मदर मैरी कम्स टू मी के कवर पर धूम्रपान करने की तस्वीर को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि अरुंधति रॉय एक प्रसिद्ध लेखिका हैं और उन्होंने धूम्रपान को बढ़ावा नहीं दिया है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने कहा कि पुस्तक का कवर धूम्रपान को बढ़ावा देने के लिए नहीं है और ये केवल उन लोगों के लिए है जो पुस्तक खरीदेंगे और पढ़ेंगे। कोर्ट ने कहा कि अरुंधति रॉय की साहित्यिक कृति में धूम्रपान को बढ़ावा देने का कोई मामला नहीं बनता है। पीठ ने याचिकाकर्ता को प्रचार के लिए याचिका दायर करने के खिलाफ भी चेतावनी दी है। कोर्ट ने कहा कि अरुंधति रॉय एक प्रसिद्ध लेखिका हैं और उन्होंने धूम्रपान को बढ़ावा नहीं दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि ये प्रचार के लिए याचिका दायर करने का कोई मामला नहीं है।
अरुंधति रॉय की पुस्तक मदर मैरी कम्स टू मी के कवर पर उनकी धूम्रपान करने की तस्वीर को लेकर विवाद हुआ था। याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि ये तस्वीर धूम्रपान को बढ़ावा देती है और ये तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन और प्रचार के नियमों का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि अरुंधति रॉय की पुस्तक का कवर धूम्रपान को बढ़ावा देने के लिए नहीं है और ये केवल उन लोगों के लिए है जो पुस्तक खरीदेंगे और पढ़ेंगे। कोर्ट ने कहा कि ये प्रचार के लिए याचिका दायर करने का कोई मामला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वामी श्रद्धानंद द्वारा दायर की गई दया याचिका पर तेजी से निर्णय लेने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। श्रद्धानंद 87 वर्षीय स्वघोषित आध्यात्मिक गुरु हैं, जो अपनी पत्नी शाकेरा खलीली की हत्या के दोषी ठहराए जाने के बाद 31 वर्षों से जेल में हैं। जस्टिस जे.के. महेश्वरी और विजय बिश्नोई की पीठ ने वकील वरुण ठाकुर की दलीलें सुनने के बाद मामले को वापस लेने के रूप में खारिज कर दिया। जस्टिस महेश्वरी ने इस मामले में 6 बार स्थगन दिए जाने पर आश्चर्य व्यक्त किया और कहा कि अगर ये मामला उनकी पीठ के समक्ष पहले आता तो ये पहले ही दिन खारिज हो जाता। वकील वरुण ठाकुर ने अदालत से अनुरोध किया कि श्रद्धानंद की दया याचिका पर तेजी से निर्णय लिया जाए, क्योंकि वह 31 वर्षों से जेल में हैं और एक दिन भी पेरोल पर नहीं रहे हैं। हालांकि पीठ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और उन्होंने श्रद्धानंद की पुनर्विचार याचिका और अन्य याचिकाओं को खारिज करने वाले पिछले आदेशों का उल्लेख किया। इनमें शामिल है एक पुनर्विचार याचिका जिसमें श्रद्धानंद को दी गई आजीवन कारावास की सजा पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया गया था। एक रिट याचिका जिसमें पेरोल और अमेज़न प्राइम डॉक्यूमेंट्री डांसिंग ऑन द ग्रेव पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया था और एक अन्य रिट याचिका जिसमें पेरोल की मांग की गई थी। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज ने सूचित किया कि राज्य को अपनी राय देनी है, जो अभी लंबित है। वकील ठाकुर ने दलील दी कि श्रद्धानंद ने अपनी पत्नी की हत्या के एक मामले में 30 वर्षों से पेरोल के बिना जेल में बिताए हैं, जबकि पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या के आरोपियों को रिहा कर दिया गया है। अंततः वकील ने राज्य प्राधिकरण से संपर्क करने की स्वतंत्रता के साथ मामला वापस ले लिया। हालांकि पीठ ने मामले को वापस लेने के रूप में खारिज कर दिया। खलीली ने 1986 में श्रद्धानंद से विवाह किया था। अप्रैल-मई 1994 के बीच वो लापता हो गई थी। 1994 में पुलिस ने खलीली को उनके बेंगलुरु घर में दफन पाया था। जांच में पता चला था कि श्रद्धानंद ने उन्हें जहर देकर जिंदा दफन कर दिया था। जब उन्होंने उनके पक्ष में एक सामान्य पावर ऑफ अटॉर्नी और वसीयत निष्पादित की थी। श्रद्धानंद को 1994 में गिरफ्तार किया गया था और 2000 में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी। 2005 में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मौत की सजा को बरकरार रखा। 2007 में सुप्रीम कोर्ट में अपील करने पर एक विभाजित फैसला आया, जिसके बाद एक बड़ी पीठ ने 2008 में मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। मुंबई की नागरिक एजेंसी ब्रह्मा मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा रिलायंस इंडस्ट्रीज को भूमि सौंपने के प्रस्ताव को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने बीएमसी के उस प्रस्ताव को चुनौती दी है जिसमें निजी एजेंसियों, स्वयंसेवी संगठनों से मुंबई तटीय सड़क के साथ पुनः प्राप्त भूमि पर भूनिर्माण कार्य के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। याचिकाकर्ता ने इस ईओआई के तहत रिलायंस इंडस्ट्रीज को कोई भी काम सौंपने पर रोक लगाने की मांग की है। ये मामला जस्टिस जे.के. महेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन याचिकाकर्ता के अनुरोध पर इसे स्थगित कर दिया गया। याचिकाकर्ता ने बीएमसी के 19 दिसंबर 2024 के ईओआई को चुनौती दी है, जिसमें धर्मवीर
स्वराज्य रक्षक छत्रपति संभाजी महाराज मुंबई तटीय सड़क दक्षिण के लिए भूनिर्माण और उद्यान विकास कार्य के लिए स्वयंसेवी एजेंसी के रूप में नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि पुनः प्राप्त भूमि और तटीय सड़क के साथ साथ प्रोमेनेड को सार्वजनिक ट्रस्ट संपत्ति और तटीय कॉमन्स के रूप में घोषित किया जाए, जो राज्य और बीएमसी द्वारा जनता के लिए ट्रस्ट में रखी गई है और इन्हें किसी भी निजी या कॉरपोरेट इकाई को लंबे समय तक नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा याचिकाकर्ता ने मांग की है कि बीएमसी, रिलायंस इंडस्ट्रीज या किसी अन्य निजी इकाई को ईओआई के तहत किसी भी समझौते पर कार्य करने से रोका जाए, सिवाय इसके कि बीएमसी द्वारा सीधे किए गए कार्यों के अलावा याचिकाकर्ता ने ये भी मांग की है कि राज्य और केंद्र सरकार को तटीय भूमि और प्रोमेनेड के प्रबंधन के लिए एक नीति बनाने का निर्देश दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि आवासीय मकान के किराए पर मिलने वाली जीएसटी छूट तब भी लागू होगी जब किराएदार उस संपत्ति को आगे सब लीज देकर हॉस्टल या पेइंग गेस्ट आवास उपलब्ध कराए। कोर्ट ने कहा कि 28 जून 2017 की जीएसटी छूट अधिसूचना में ये अनिवार्य नहीं है कि किराएदार स्वयं उस संपत्ति का उपयोग निवास के रूप में करे, बल्कि अंतिम उपयोग आवासीय होना पर्याप्त है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने ये निर्णय कर्नाटक स्थित एक 4 मंजिला आवासीय भवन से जुड़े विवाद में सुनाते हुए दिया। ये भवन 42 कमरों वाला था, जिसे मालिक ने मिस DT12 स्पेसेस प्राइवेट लिमिटेड को किराए पर दिया था। कंपनी छात्राओं और कामकाजी महिलाओं को लंबे समय के लिए हॉस्टल पीजी आवास उपलब्ध कराती है। कर विभाग का कहना था कि किराएदार एक व्यावसायिक कंपनी है और स्वयं भवन में नहीं रहती, इसलिए ये लेन देन 18% जीएसटी के दायरे में आएगा। AAR और AARA के भी इस व्याख्या को सही माना था, लेकिन कर्नाटक हाईकोर्ट ने इन आदेशों को निरस्त करते हुए जीएसटी छूट को मान्य माना। इसके विरुद्ध राजस्व विभाग ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मुख्य प्रश्न ये था कि क्या किसी आवासीय संपत्ति को ऐसे एग्रीगेटर को किराए पर देना जो इसे आगे कोई व्यक्ति को लंबे समय के ठहराव के लिए देता है, रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज रेजिडेंस की श्रेणी में आता है। निर्णय में 2022 के उस संशोधन का भी उल्लेख किया गया जिसमें एंट्री 18 में बदलाव कर ये प्रावधान किया गया कि जीएसटी रजिस्टर्ड व्यक्ति को आवासीय भवन किराए पर देने पर छूट लागू नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ये संशोधन पूर्व प्रभाव से लागू नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि मृत्यु के आश्वासन न होने की स्थिति में भी किसी व्यक्ति का बयान मरने से पहले का बयान माना जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो ये कहता हो कि बयान देने वाले व्यक्ति को मृत्यु के करीब होना आवश्यक है। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने ये फैसला एक मामले में सुनाया जिसमें एक महिला की गोली लगने से मौत हो गई थी। महिला ने अपने पति के खिलाफ बयान दिया था, लेकिन बाद में उसने अपनी सास, ससुर और ननद के खिलाफ भी बयान दिया था। पुलिस ने केवल पति के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था, लेकिन ट्रायल कोर्ट में प्रोसिक्यूशन ने सास, ससुर और ननद को अतिरिक्त आरोपी बनाने के लिए आवेदन दिया था। हाई कोर्ट ने महिला के बयान को मरने से पहले का बयान मानने से इनकार कर दिया था, क्योंकि बयान देने और मौत होने के बीच लगभग 2 महीने का अंतर था। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को गलत ठहराया और कहा कि बयान देने वाले व्यक्ति की मृत्यु के करीब होना आवश्यक नहीं है।
कोर्ट ने कहा कि धारा 32 क्लॉज ए ऑफ एविडेंस एक्ट के तहत बयान को मरने से पहले का बयान माना जा सकता है अगर वो बयान मृत्यु के कारण या उसके आसपास की परिस्थितियों से संबंधित है। कोर्ट ने यह भी कहा कि बयान की प्रासंगिकता इस बात पर निर्भर करती है कि वो बयान मृत्यु के कारण या उसके आसपास की परिस्थितियों से कितना संबंधित है। इस फैसले का महत्व ये है कि अब अदालतें मरने से पहले दिए गए बयानों को अधिक महत्व देंगी, भले ही बयान देने वाले व्यक्ति की मृत्यु के करीब ना हो। ये फैसला पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा में मदद करेगा और अपराधियों को सजा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पालकक्कड़ के विधायक राहुल मामकोटाथिल ने एक बलात्कार और गर्भपात के मामले में अग्रिम जमानत के लिए केरल हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। उनकी याचिका प्रधान जिला और स्तर न्यायालय ने खारिज कर दी थी, जिसमें कहा गया था कि उनके खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए हैं और प्रथम दृश्य मामला बनता है। मामकोटाथिल पर रेप, महिला की सहमति के बिना गर्भपात कराना, स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, आपराधिक धमकी और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 क्लॉज ई गोपनीयता का उल्लंघन करने के लिए सजा के तहत आरोप लगाए गए हैं। मामकोटाथिल ने अपनी याचिका में दावा किया है कि वो एक राजनेता होने के नाते विपक्षी दल मौजूदा राजनीतिक स्थिति का फायदा उठाना चाहते हैं और आगामी चुनाव को देखते हुए उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जांच में भी राजनीति का प्रभाव है और ये एक बहुत ही देर से की गई शिकायत है, जो उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना सीधे मुख्यमंत्री को सौंपी गई थी। मामला एक बलात्कार और गर्भपात के आरोप से जुड़ा है, जिसमें मामकोटाथिल पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उनकी याचिका खारिज करने के बाद उन्होंने केरल हाई कोर्ट का रुख किया है। मामकोटाथिल ने अपनी याचिका में दावा किया है कि उनके खिलाफ शिकायत राजनीतिक बदले की भावना से की गई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जांच में भी राजनीति का प्रभाव है और ये एक बहुत ही देर से की गई शिकायत है। फिलहाल कोर्ट राउंड अप में बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.